Assalamu alaikum. मेरा नाम उमर तारिक है. I will be answering some frequently asked questions regarding electives. So let's start with that. Which documents we need to apply for electives? So it really depends कि आप apply कहाँ कर रहे हो. Based on most of the places जो recommend करते हैं, एक तो application form which you can download from the university's website. दूसरा completed health form with titers और इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट जो आप पाकिस्तान में किसी भी लैब से बनवा सकते हो. रिक्वायरमेंट जो होती है इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट ऑन देयर वेबसाइट. सो यू गोट मेक श्योर कि जो मांगा है उन्होंने हेपेटाइटिस का, टेटनस का, जो भी है, यू फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया. हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपको पाकिस्तान से मिल सकती है. फॉरेन हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए जो आपको यूएस में कवर करे. ऑनेस्टली कवर कोई नहीं करती. इट्स मेनली कि चलो पेपर वर्क हो गया. पाकिस्तान में 1000-2000 में आपको एटलीस्ट इन आवर टाइम्स दैट्स व्हाट इट वाज. सो व्हाट यू कैन डू इज़ के यू कैन गेट दैट एप्लीकेशन फिल्ड और वो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस दे देते हैं कि जी एटलीस्ट फॉर द पेपर वर्क इट टेक्स केयर ऑफ इट. मैल प्रैक्टिस कवरेज आई विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल लेटर कि आप मैल प्रैक्टिस कवरेज कैसे ले सकते हो. कुछ खुद प्रोवाइड करती हैं, कुछ आपसे मांगती हैं. कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे पर्सनल स्टेटमेंट मांगेंगी तकरीब, तो वो आपको करनी है. उस पर हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे. CV इज़ अनदर लाइक CV तकरीबन सारे CV मांगेंगे. कवर लेटर होगा कि जो बड़ा बेसिक आपसे पूछेंगे भी कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो. आपने यही लिखना है मेरा नाम ये है, आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एट दिस प्लेस एंड आई एम अप्लाइंग फॉर इलेक्टिव्स एट दिस यूनिवर्सिटी. HIPAA सर्टिफिकेट और OSHA सर्टिफिकेट वो जॉन हॉपकिंस के टेस्ट से आप देते हो और आपको इवेंचुअली सर्टिफिकेशन मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच डॉक्यूमेंट्स वी गेट आफ्टर इलेक्टिव्स. सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट सम काइंड ऑफ प्रूफ कि आपने इलेक्टिव्स की हैं, राइट. सो वो दैट इज़ प्रीटी टफ. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको एक पेपर नहीं देती कि जिस पे सर्टिफिकेट हो जी दिस पर्सन हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड इलेक्टिव्स एट दिस स्पॉट. सो उसका एक बेहतर तरीका ये होता है एंड एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई डिड कि यू टेल द पर्सन कि भाई आई एम अप्लाइंग फॉर अ रिसर्च जॉब या आई विल बी अप्लाइंग फॉर रेजिडेंसी प्रीटी सून एंड आई विल अप्रिशिएट इफ़ यू कैन गिव मी अ लेटर. द इशू इज़ कि आप लेट्स से इलेक्टिव्स कर रहे हो जनवरी फरवरी 2021 में और आप जब मैच अप्लाई करते हो दैट इज़ गोना बी एट अर्लीस्ट द ईयर आफ्टर और या 2 साल बाद. सो इफ़ यू आर डूइंग इलेक्टिव्स टुडे यू विल बी अप्लाइंग फॉर रेजिडेंसी इन 2022 सितंबर या 2023 सितंबर. तब तक वो लोग आपको भूल जाते हैं. लेकिन इफ़ यू रिक्वेस्ट देम फॉर लेटर विद द एक्सक्यूज़ कि आप रिसर्च जॉब अप्लाई कर रहे हो एंड यू शुड डू दैट बाय द वे कि आप रिसर्च जॉब अप्लाई कर रहे हो और आपको उसके लिए लेटर चाहिए, तो तकरीबन तमाम लोग आपको एंड पे लेटर दे देते हैं. उसके बाद जब आपके उस लेटर आ जाए 1-2 साल बाद यू सेंड अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ दैट लेटर अलॉन्ग विद द टाइप्ड लेटर. एक मैं तो यही करता था वर्ड डॉक में डाल के ताकि उन लोगों को लेटर एडिट करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो. कॉपी पेस्ट करें और उसमें जो चेंजेस करनी है वो करके आपको लेटर दे दें. तो आई थिंक दैट इज़ इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट क्योंकि व्हाट डजंट हेल्प इज़ कि आप कहीं पे जाओ, इतने पैसे लगाओ, टाइम लगाओ, महीना 2 महीने लगाओ और बाद में आप जब रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करो तो वो बिजी हैं या वो आपको भूल गए, उन्हें याद ही नहीं है बंदा 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 3 साल पहले आया था और वो आपको लेटर भी ना दें. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू अप्लाई फॉर इलेक्टिव्स. एज सून एज यू कैन. ठीक है. द प्रॉब्लम इज़ कि ज़्यादातर जगह जो होती हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे करती हैं. लेकिन देर इज़ नो पॉइंट इन डिलेइंग वेटिंग एंड डिलेइंग योर एप्लीकेशंस. अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साल पहले पूरे करके रखो और अप्लाई एटलीस्ट 8 to 10 months in advance. आई हैव सीन पीपल गेट इलेक्टिव्स 2-3 महीने पहले अप्लाई करके, लेकिन सेफ बेट इज़ 8 to 10 months. ठीक है. वेयर टू गो फॉर इलेक्टिव्स, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ मिलते हैं चले जाओ. इट्स नॉट लाइक कि भाई आपको हॉपकिंस में जाना चाहिए, हार्वर्ड में सिर्फ जाना चाहिए. जहाँ मिल रहे हैं चले जाओ. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वेयर टू गो फॉर इलेक्टिव्स. इंपॉर्टेंट ये है कि विच स्पेशलिटी यू वांट टू गो इनटू फॉर इलेक्टिव्स. जिसमें जाना है ना उसमें करो और देयर इज़ नथिंग लाइक इम्पॉसिबल. आई नो अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी और इंडियंस फॉर दैट मैटर जिन्होंने ट्रांसप्लांट सर्जरी में है, न्यूरो सर्जरी में है, मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हूँ, मेडिसिन में है, कार्डियोलॉजी में. आप हर स्पेशलिटी में जा सकते हो इफ़ यू प्लान प्रॉपरली. तो ये अगर आपको मिसाल के तौर पे अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपने
सर्जरी करनी है या रेडियोलॉजी करनी है, तो जहाँ रेडियोलॉजी का है या सर्जरी का इलेक्टिव मिले आप उधर चल जाओ। उसके बाद क्वेश्चन आता है अच्छा फिर अगली अगर आपको मल्टीपल जगहों पे आए तो फिर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जो है, जो एक टॉप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है, और जितना टॉप का होगा उतना अच्छा है। तो आई वुड सजेस्ट जस्ट गूगल सर्च टॉप यूएस मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, तो यूएस न्यूज़ की रैंकिंग आती है, उसमें देख लो जो जितना ऊपर है उतना अच्छा। फिर एक कॉस्ट भी फैक्टर है, राइट। अगर येल की फ़ीस $4,000 है और बाकी उसी के मुकाबले में लेट्स से हार्वर्ड की 2,000 है और यूसीएसएफ की 500 है, तो यू विल गो फॉर यूसीएसएफ, राइट। और हाँ, एक और ये भी चीज़ है कि जहाँ पे आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली हैं, अगर आप, क्योंकि आपको रेजिडेंस में हेल्प हो सकती है, तो दैट्स ऑल्सो अनदर थिंग कि यू शुड ट्राई टू गो टू अ स्टेट जहाँ पर आपके पास फैमिली और फ्रेंड्स हो, ताकि आप अकेले ना हो और बोर ना हो। अच्छा जी, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ electives इन फील्ड्स अदर दैन द स्पेशलिटी ऑफ इंटरेस्ट और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट? या देयर इज़। आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि electives अपनी स्पेशलिटी में करो जिसमें इवेंचुअली रेजिडेंसी करना चाहते हो। लेकिन अगर नहीं मिल रहा ना, तो समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। इट्स ऑलवेज बेटर टू सिक्योर elective इन द स्पेशलिटी ऑफ योर चॉइस। लेकिन अगर नहीं है तो जिसमें मिलता है कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मेडिसिन में अप्लाई करना है तो आपको ऑफ्थल्मोलॉजी के लेटर इलेक्टिव का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी इलेक्टिव नहीं है तो फिर आपका ऑफ्थल्मोलॉजी का इलेक्टिव एटलीस्ट शोज़ यू सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। और उसमें अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछता है तो यू कैन ऑलवेज जस्टिफाइड बाई सेइंग कि भाई आई वांटेड टू see how the US medical system works and I wanted to get some knowledge and exposure, ठीक है। How many weeks of next question, how many weeks of electives and number of electives are enough sufficient? This is a very subjective question, ठीक है। मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास एक महीना है तो that is something is better than nothing, right? 3 महीने हैं तो that is very very good. Honestly 80% जो जगह हैं वहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट 12 वीक्स की होती है, तो यू फुलफिल दैट क्राइटेरिया। फिर उसके बाद जिस तरह पंजाबी में कहते हैं जिन्ना गुड़ पाओगे उतना मिठा होएगा, राइट। तो अगर आप ज़्यादा कर सकते हो, 6 महीने कर सकते हो, वेरी वेरी गुड। कुछ लोग 1 साल करते हैं, 7 महीने 8 महीने, जितने करो उतना अच्छा है। बट रिमेंबर कि electives जो है ना आपके, दैट इज़ एन आइसिंग ऑन द केक, दैट इज़ नॉट द केक। सो डोंट ओवरडू कि भाई 1-2 साल आपने, या आई नो पीपल जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है electives पे एंड देन दे नेवर डिड USMLEs, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट, राइट। तो ये याद रखो कि इसका फ़ायदा ये कि अगर आपके USMLEs के अच्छे स्कोर्स हैं तो आपको अच्छी जगह पे रेजिडेंसी मिलेंगी। अगर थोड़ा कम भी स्कोर है तो electives का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बहुत बुरे स्कोर्स हैं USMLEs में तो खाली electives से फिर कुछ नहीं होता। electives जस्ट सप्लीमेंट अ गुड CV, ठीक है। और लेट्स सी, हाँ, रिसर्च electives वर्सेस क्लिनिकल electives। सो इसमें आई हैव अ लिटिल कंट्रोवर्शियल आंसर। आपकी हमेशा कोशिश होनी चाहिए क्लिनिकल इलेक्टिव, स्पेशली अगर आप एक क्लिनिकल स्पेशलिटी में जा रहे हो, जिस तरह इंटरनल मेडिसिन है, फैमिली प्रैक्टिस है, फैमिली मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स है। लेकिन अगर आप नॉन क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ में जा रहे हो, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, तो फिर आपको रिसर्च इलेक्टिव्स का भी फ़ायदा होता है। और इशू ये है कि जब आप क्लिनिकल इलेक्टिव्स में होते हैं ना, तो डू द मैथ, आप 4 हफ्ते के इलेक्टिव करते हो, 4 हफ्ते 20 दिन, राइट। तो उन 20 डेज़ में अटेंडिंग्स वगैरह रोटेट होते हैं, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स यू आर ओनली वर्किंग विद वन अटेंडिंग फॉर आई डोंट नो 6 to 10 days मैक्स। यूजुअली एक हफ्ता एक अटेंडिंग होता है, दूसरा हफ्ता कोई और होता है, तो उनका आपका वो बॉन्ड नहीं बनता और वो आपको इतनी अच्छी तरह जानते नहीं है। लेटर हमेशा आप उस बंदे से लो जो आपको बहुत अच्छी तरह जानता है। इट विल रियली 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 हेल्प यू। और जितना वो उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, जितना वो आपको ज़्यादा जानते हैं, उतना दे रेडी टू गो एन एक्स्ट्रा माइल फॉर यू, राइट। और दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस कि आप अप्लाई कर रहे हो जब इंटरव्यूज़ के लिए, जॉब रेजिडेंसी के लिए, तो आर दे गोना मेक अ फ़ोन कॉल फॉर यू और नॉट। अच्छा जी, उसके बाद आता है हाउ टू गेट अ स्पॉन्सर फॉर electives। सो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, at least in our times, so whatever information I'm giving is, it might be a little outdated, but most of it is universal. So कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी कि you cannot apply for electives till you have a sponsor. तो हमारे वक्तों में जॉन्स हॉपकिंस was like that, हेनरी फोर्ड, एमरी यूनिवर्सिटी। So basically what you do is कि you send them a detailed CV और अपनी एक email जिसमें you tell them, मतलब just find the email address, right? You just Google their name, or like let's say if you want to do an elective in neurosurgery, you will write neurosurgery, Johns Hopkins, neurosurgery, Henry Ford.
you find the name of the person, then you look for their email address if it is available. उसके बाद send them an CV, and title should be request for sponsorship of electives, and state your purpose and tell them that you're looking to do electives in their institution. It's always very good कि आप PubMed पे जाओ, उस बंदे की जितनी भी recent publications हैं, read about them and tell them कि I read your papers, and say something about it. I was very interested about this stuff, or ask a question and then ask them would you be willing to sponsor my application for electives. Never email for sponsorship without attaching a good CV. ठीक है, आपकी CV अटैच होना बहुत ज़रूरी है. Okay, और कौन से स्पॉन्सरशिप के मैंने आपको बता दिया है, हेनरी फोर्ड, एमरी, जॉन्स हॉपकिंस. How can I improve my chances for acceptance of electives in any medical school is the next question. So नंबर वन चीज़ जो है, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या स्टेज है, एक स्टेप वन का स्कोर जो है, इट्स अ वेरी वेरी बिग प्लस. ज़्यादातर लोग जिनको स्टेप वन जिन्होंने दिया होता है, दे आर एबल टू गेट वेरी गुड electives. दूसरा, अगर स्टेप वन नहीं दे सकते फॉर वट एवर रीज़न, टोफेल जो है, टोफेल का एग्ज़ाम जो है, दैट रियली हेल्प्स. आप $150-200 फीस देते हो, आप टोफेल कर लेते हो, उससे उन्हें पता लगता है इस बंदे की इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश अच्छी, बात कर सकता है, ये नहीं है कि इस बंदे से बिल्कुल बोला नहीं जाएगा. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये, उसके अलावा एक अच्छी CV, एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट. कोशिश करो कि अपनी CV और पर्सनल स्टेटमेंट किसी अमेरिकन बॉर्न या अमेरिकन रेज्ड बंदे से पढ़वा लो, चाहे देसी हो, चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, जो भी हो. लेकिन उन लोगों की ना ग्रामर हमसे डिफरेंट है, और अक्सर मेरे पास अब आई हैं CVs बहुत ज़्यादा, मैं देखता हूँ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, पर्सनल स्टेटमेंट्स में एरर्स हैं, तो उससे बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है, राइट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी CV और पर्सनल स्टेटमेंट एक अमेरिकन रेज्ड बंदे से, जिससे अमेरिकन इंग्लिश आती है, उससे पढ़वा लो, चाहे वो 16 साल का बच्चा हो, लेकिन उन लोगों की इंग्लिश हमसे बेहतर होती है. ओके, how much time does it take to get malpractice coverage? It depends upon the insurance company you're applying to. It can take anywhere from 1 week to a month. So plan accordingly, उससे पहले apply करो. What is the cost of malpractice coverage? It depends again कि आप कौन सी insurance company use कर रहे हो. Some local companies offer insurance only for local universities, right? अगर मैं पेंसिल्वेनिया में हूँ तो पेंसिल्वेनिया की कोई लोकल है, लेकिन you can always buy separate insurance that apply to multiple universities in any state, right? और जितना मुझे याद है, when I applied about 10 years ago, or more than that now, 12 years ago, academic insurance used to be the cheapest one, and it was around $400 for 8 weeks. Numbers बदलते रहते हैं, आज पता चले कि वो $800 हैं या $1,000 है. Next question, which malpractice coverage should I go for? Again, it depends on you, right? It depends कि आप कहाँ जा रहे हो. So again, हम लोगों के टाइम पे there was a website called as H as in Henry, P as in Pop, S as in Super, O as in Orange, hpso.com. And there was another website, proliability.com, PRO liability.com. So you can go to either one of them and see. और अगर आप, लेकिन वो ज़रा पेपर ही पूरा करते थे, राइट. इफ़ यू वांट टू गेट द बेस्ट malpractice coverage, तो you should go to academicins.com, academicins.com, academicins.com. सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छी लगी थी वो academicins.com थी, because they were very professional, they will get back to you in time, और उनकी cost at that time used to vary between $250 to $400. अब पता नहीं कितनी है. और जो बाकी कंपनीज थी at that time I looked, they were ranging around $1,000 to $1,200 for 4 to 10 weeks. Okay, so next question is, my medical school is not a very well-reputed one. Can I still get electives in US? Absolutely. The repute of your college does not matter at all for electives. The college repute has nothing to do with it. Unfortunately, हमारे पास साउथ एशिया में एक कल्चर है कि अगर आप एक टॉप के मेडिकल स्कूल में हो, पाकिस्तान में किंग एडवर्ड, आगा खान, डाओ, इंडिया में एम्स, एंड देयर आर सो मेनी अदर्स, लाइक यू थिंक कि भाई हाँ अमेरिका में तो हाथों हाथ लेंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. दे डोंट केयर, दे डोंट नो हु यू आर. आई नो extremely successful doctors from very very
smaller medical schools extremely lesser known, और बड़े यूनिवर्सिटीज़ के लोग they don't have residency. तो वो जो कंपटीशन होता है ना मेडिकल स्कूल का, वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है जब आप USMLE के अप्लाई करते हो. तो डोंट थिंक दैट यू विल हैव अ लॉट ऑफ एज. यस, आपकी एलुमनाई होती है, आपके सीनियर्स होते हैं, दे कैन गाइड यू, बट दैट्स बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग जो आपको आपका स्कूल देता है. अगर आप के स्कूल में, मेडिकल स्कूल में, मेडिकल कॉलेज में, देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ पीपल गोइंग टू अमेरिका, सो यू हैव दिस those contacts, those networking, they can help you. पर खाली आपके यूनिवर्सिटी का नाम नहीं हेल्प करता. इफ़ यूर अ सोशली आइसोलेटेड पर्सन, जिसे अपने सीनियर्स का नहीं पता, जिसे ये नहीं पता कि आपके कॉलेज से कौन कौन लोग पिछले 3-4 साल में यूएस में जिन्हें रेजिडेंसी मिली है, देन यू कैंट रीच आउट टू दैम. एंड इफ़ यू कैंट रीच आउट टू दैम, योर मेडिकल स्कूल नेम alone is not going to help you. How much does TOEFL help for electives? I think it helps a lot. It's not a bad deal. आप $150-200 दे के you get the requirement fulfilled. और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रिक्वायरमेंट थी एटलीस्ट इन आवर टाइम्स. NIH, Northwestern University, Wisconsin, University of Massachusetts, Vermont, Tufts, और फिर there were some like Harvard or Yale that prefer TOEFL. So that's about TOEFL. How much score do I need to get in TOEFL is the next question. Well, the more score you get, the better it is, right? Anything above 90 is considered very good. Above 100 is considered exceptional. But make sure you score evenly good in all 4 aspects. So, मतलब कि अगर आपका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग है ना, तो ये नहीं होना चाहिए कि चलो आपकी रीडिंग अच्छी है, राइटिंग भी ठीक है, लिसनिंग भी ठीक है, लेकिन स्पीकिंग में आपके 30 में से 15 है. नो. सो व्हाट यू शुड ट्राई टू डू इज़ कि 25 और अबव तकरीबन सब में आपके आने चाहिए. सो दैट रियली मैटर्स. हाउ मच USMLE स्टेप 1 हेल्प्स फॉर electives, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इट रियली हेल्प्स यू बिग टाइम. ज़्यादातर लोग जिन्हें मैं जानता हूँ जिन्होंने स्टेप 1 किया था, वो उनको काफ़ी अच्छी जगहों पे electives मिले और बाद में रेजिडेंसी में भी इस पर फ़ायदा हुआ. लेकिन कीप दिस इन माइंड, I do not recommend taking step 1 just for the sake of electives, because the number one thing for your residency is your score of step 1. और अगर बुरा आ जाए, you can always supplement that and compensate for that. लेकिन फिर आपको सालों साल लगाने पड़ते हैं रिसर्च करने में, पेपर्स पब्लिश करने में, just to compensate for that. So if you cannot get good enough score in your step 1, then don't take it just for the sake कि भाई electives अच्छे मिल जाएं. जैसे मैंने पहले कहा, electives are only the icing on the top, right? They're not the entire cake. So इसलिए फोकस ये होना चाहिए कि स्कोर अच्छा है, चाहे पहले दो या बाद में लो. हाँ, अगर स्कोर अच्छा आ गया है, आप पहले दे रहे हो और आपके NBME वगैरह में अच्छे स्कोर आ रहे हैं, then you can always take the exam and use it as a secondary or a secondary factor to improve your CV. Okay, so next question is कि अक्सर applications में they ask what to write in the column of description of clinical electives and homeschool. So column of description of clinical electives, it means electives, clerkships in your homeschool. It can also mean description of your activities during your clerkships or electives. So what are these clerkships and electives? जो आप अपने 3rd, 4th year में wards में rotations करते हो ना, that's what clerkship elective is. तो उसमें आप क्या करते हो? सीधी बात है, हिस्ट्री टेकिंग है, एग्जामिनेशन है, कमिंग अप विद अ प्रिलिमिनरी प्लान है, ये सब कुछ. तो दैट्स ऑल दे आर आस्किंग. जस्ट राइट 2-3 सेंटेंसेस और अपने जो आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलता है वो लगा दो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन आई गेट एन एक्सेप्टेड आफ्टर रिजेक्शन? येस यू कैन. देयर आर ऑलवेज chances. Sometimes if you get a rejection, try requesting if you can have different dates. अगर आपने जून में नहीं मिल रहा तो देखो, उनसे पूछो अगर अगस्त सितंबर में अवेलेबिलिटी, वो चेंज इन स्पेशलिटी. अगर आपको लेट्स से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में नहीं मिल रहा, आप देखो कि अच्छा आपको बॉडी इमेजिंग में, पीडियाट्रिक इमेजिंग में मिल जाए, कार्डियोलॉजी में नहीं मिल रहा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में मिल जाए. यू कैन ऑलवेज ट्राई दैट. How can I improve my CV is the next question for electives. So देखिए, नंबर 1 चीज़ जो है, जो मैंने आपको बताया था कि वो आपका एम क्या है, वो ये है कि आपने रेजिडेंसी लेनी है और अच्छी जगह पे लेनी है. तो मैं आपको इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर मैं आपको ज़रा जल्दी से बताता हूँ कि क्लिनिकल इलेक्टिव्स ज़्यादातर काफ़ी हेल्प करते हैं, ख़ासतौर पे अगर आप मेडिसिन में जाना चाह रहे हो, जो कि ज़्यादातर हमारे लोग करते हैं. उसके अलावा इररिस्पेक्टिव आप किसी में भी जा रहे हो ना,
चाहे वो रेडियोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है, जनरल सर्जरी है, मेडिसिन है, एक लॉन्ग टर्म रिसर्च आपने साल 2 साल 3 साल रिसर्च की है जिसमें आपकी पब्लिकेशन हुई हैं, चाहे जिस मर्जी स्पेशलिटी में हुई हैं, तो दैट रियली हेल्प्स आपकी CV बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है. तो यू कैन ऑलवेज प्लान अकॉर्डिंगली कि लेट्स से एनेस्थीसियोलॉजी में जाना है, डर्मेटोलॉजी में जाना है, ENT में तो ऑफ्थल्मोलॉजी में जाना है, तो जस्ट स्पेंड 2-3 years of research so that you can get into that specialty. Otherwise नहीं जा सकते. Short term research भी हेल्प करती है पर इतनी ज़्यादा नहीं. It's less than electives. और अच्छा, जब मैं रिसर्च कहता हूँ ना, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने रिसर्च में क्या किया. अगर आपने रिसर्च की है साल 2 साल 3 साल और आपने कुछ पब्लिश नहीं किया, कोई पेपर नहीं है निकला, कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं निकला, तो आप अपनी CV में क्या लिखोगे कि आपने इतने साल क्या किया. दैट इज़ एक्चुअली बैड. दैट शोज यू आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव पर्सन. सो हैव योर फोकस कि भाई मैंने जल्दी से पेपर करने हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स निकालने हैं. सो देयर इज समथिंग फॉर यू टू टॉक अबाउट इन शोइंग योर CV. अच्छा, उसके बाद रिसर्च इलेक्टिव है. अगेन क्लिनिकल इलेक्टिव जितना सुपीरियर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इट्स समथिंग. और अगर आपकी पब्लिकेशन है ना किसी भी चीज़ में, या एब्स्ट्रैक्ट है, तो दैट इज़ अ ह्यूज थिंग. सो कोशिश हमेशा करो, चाहे आप जिस भी इलेक्टिव के लिए गए, जो भी, कि किसी ना किसी तरह कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्ट हो जाए, कोई ना कोई पेपर पब्लिश हो जाए. दैट विल रियली हेल्प यू. और अगर आपके पास ये है तो आपकी मैच बहुत टॉप के प्रोग्राम्स में ज़्यादातर होता है. अच्छा जी, इज़ देयर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर एनी यूज़ ऑफ डूइंग शॉर्ट टर्म रिसर्च, ऑब्जर्वरशिप, electives? Absolutely. Remember, there is not a disadvantage of anything. There's always some advantage, and something is better than nothing, right? अगर आपके पास कुछ भी नहीं है अपनी CV में लिखने के लिए, कोई electives नहीं है, कोई research नहीं है, तो short term research हो, चाहे observership हो, जो भी हो, it's better than nothing, right? तो अगर आपके पास, let's say you don't do electives and you ended up doing observership, there is at least something. And I know a lot of people who just had observerships after graduation, after USMLEs, and they mashed just because of that experience. So don't take anything for granted. मेहनत करो, जो आपको मिलता है उस सब में. Alright, next question is on which visa to go for electives, which visa we need for electives. It really depends कि आप किस जगह अप्लाई कर रहे हो, right? अगर आप सिटीजन हो, ग्रीन कार्ड होल्डर हो, तो then you don't need any visa. Most of the universities will sponsor B1, B2 visa, which is the same visa that you use for Step 2 CS or Step 3 के लिए. Very few universities have this strict requirement कि आप J visa पे ही अप्लाई कर सकते हो. तो depending on कि आपने कहाँ अप्लाई किया और उनकी क्या requirement है. So it could be either B1, B2 visa most of the time, 90%, 10% of the time it might be J1 visa for electives. तो उसके लिए what you do is कि as soon as you get an acceptance letter, right, you apply through the embassy website, or depending on whatever it is, B1, B2, or there's a visa application form that you fill, DS156. The purpose of your visit should be short term. It should not be to have permanent residence in US. नहीं, अभी आप electives करने जा रहे हो और आप वापस आओगे, तो जब आप पर्पस वगैरह फिल कर रहे हो तो just write it down, short term learning, यूनिवर्सिटी में जाके you're just trying to learn the US medical system. ज़्यादातर जगहों पे we will do another detailed video about it, but it impacts your वीज़ा एक्सेप्टेंस चांसेस सिग्निफिकेंटली. अगर आप बोलो भाई कि मैं हमेशा US में सेट होना है एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, नो, योर ambition is to just apply for visa, go there for short term. You don't right now you haven't planned anything for about residencies or USMLEs. I know it doesn't make any sense and it's counterintuitive, but visa officers don't want to hear कि भाई हम अगले 20 साल तक अमेरिका में बैठ के प्लान बना के बैठे हुए हैं. They want to hear कि भाई अभी आप जा रहे हो और आप जाओगे, अपना electives करोगे और वापस आ जाओगे. तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे? लेटर ऑफ फ्रॉम योर स्पॉन्सर या आपके हॉस्पिटल से कि भाई आपको electives दिए. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यू टू एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ योर विजिट. इट कुड बी अ लेटर फ्रॉम द हॉस्पिटल अगेन. और आप क्या अपना बैंक स्टेटमेंट्स दिखाना बहुत ज़रूरी है. एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपकी फैमिली की कि मेरे आपका बैंक अकाउंट है जहाँ भी आप हो, पाकिस्तान में, इंडिया में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई मेरे बैंक में इतने पैसे हैं एंड आई हैव टू कम बैक. अपने अगर आपके नाम पे कोई एसेट्स है, कोई प्रॉपर्टी है, दैट शोज़ कि यू आर नॉट सेलिंग योर एसेट्स, यू कैन कम बैक फॉर दोज. अगर आपकी फैमिली, भाई बहन, सारे सिबलिंग्स आपके
home country में है and they are not gonna relocate with you, so that means that you're more than likely to come back. That is the number one thing that the visa officer is worried about. Valid passport, अपना passport पहले बनाओ. दो हमारे टाइम में होता था कि you used to submit 2 photographs. I think it's all online now. Visa fee. Next question is, should I go for electives on a J1 visa? Yes, it's better to go it on B1, B2 visa for reasons I'll talk about later in next videos. But लेकिन अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, J1 पे कर लो. But keep in mind कि J1 पे कुछ भी करना है, it's a big hurdle in its own. Is step 1 necessary for observership or electives? That's the next question. No, not at all. I talked about it in detail. बिल्कुल नहीं, आपका सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट होना ज़रूरी है. स्टेप 1 इज़ नॉट अ कंपल्सरी रिक्वायरमेंट. एम आई लेट फॉर electives इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर नेवर लेट फॉर एनीथिंग एज लॉन्ग एज आपके हाथ में डिग्री नहीं आ गई, आप ग्रेजुएट नहीं कर रहे, यू कैन ऑलवेज अप्लाई. आई नो पीपल हु हैव अप्लाइड अ मंथ और 2 in advance, got electives. I know people applied a year before. So 8 to 10 months is a good number. लेकिन नहीं होता तो महीना पहले भी जब पता लगे अप्लाई करो, so that you don't miss any chance. और something is better than nothing, right? नहीं भी मिला तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. बहुत से लोगों को हर साल रेजिडेंसी मिलती है विदाउट एनी electives, और कुछ लोग ऑब्जर्वरशिप कहते हैं. तो इट्स नेवर टू लेट. फर्स्ट फोकस आपका, जैसे मैंने बताया, होना चाहिए कि USMLE में स्टेप 1 में बहुत अच्छे स्कोर है. उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं जो आपकी CV को सप्लीमेंट करती है. Let's see. Or yeah, I guess that's mainly it. If you guys have any more questions, तो comments में डालो. I will try to make another video on it. ठीक है? Thank you जी. Good luck.